में जनता जनार्दन है, क्योंकि वही सरकार बनाती है, वही सत्ता बदलती है। लेकिन सवाल यह है, क्या चुनावी राजनीति में अब जनता का सम्मान भी दांव पर लगने लगा है? क्या चुनाव हारते ही वही जनता अनपढ़ और मूर्ख हो जाती है? दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। केरला के दौरे पर दिए गए इस बयान में उन्होंने ये कहा कि मोदी जी और विजयन जी, आप केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो बहुत समझदार और शिक्षित हैं। आप दोनों गुजरात या अन्य जगह के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जो आपके चेले के समकक्ष हैं। देश के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस और उनके नेता लोग नहीं छोड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के लोगों को जिस तरह की गाली दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। आने वाले समय में कांग्रेस की जो दशा तक हुई है, उससे भी खराब होने वाली है। लेकिन आप कर्नाटक के रहने वाले हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे, अब गुजरात में प्रधानमंत्री बने। केरल की 140 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। उससे पहले राज्य में चुनावी बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान ने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 अप्रैल को केरल में चुनावी दौरे पर पहुंचे थे। वहां इडुक्की में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए गुजरात को लेकर विवादित बयान दे दिया। खड़गे ने बीजेपी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केरल के लोगों को आप गुमराह मत कीजिए, वो बेहद शिक्षित हैं। खड़गे ने नरेंद्र मोदी और केरल के सीएम पिनराई विजयन को लेकर कहा कि आप दोनों गुजरात या बाकी जगहों के अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन केरल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। Don't misguide the people of Kerala. They are very clever. They are educated. Modi ji, Vijay, you both can fool people who are illiterate in Gujarat or in other place, but you can't fool Kerala people. मल्लिकार्जुन खड़गे के गुजरात को मूर्ख बताने वाले बयान ने अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। बीजेपी समेत विपक्षी दल इसे अपमानजनक बताते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो वहीं खड़गे के इस बयान को लेकर बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आपको गुजरात और अन्य इलाके के लोग कम समझदार लगते हैं, तो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उत्तर भारत के सभी बड़े नेताओं को लेकर अपने इरादे जाहिर करें। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह का ख्वाब एक आस्तीन के अंदर लपेटकर साबित करना चाहते हैं। ये पहली बार दिया गया बयान नहीं है। चिदंबरम साहब ने कहा था कि अगर नॉर्थ नहीं होता तो साउथ बहुत आगे होता। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो खड़गे जी के प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि साउथ टैक्स ज्यादा देता है, इसलिए नॉर्थ से अलग हो जाना चाहिए। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि अलग होना चाहिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। ये वही है जिनके की चीफ मिनिस्टर, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बिहार के लोगों के डीएनए को लेकर नाम लेकर यह बात कही थी। मैं माननीय खड़गे जी से पूछना चाहता हूं, ये आप तो पुरानी कांग्रेस के हिस्से थे, नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस। उस जमाने की कांग्रेस तो ऐसी नहीं थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, ये खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है तो समझ में आता है, मगर चेले को देखकर गुरु रंग बदलता है, ये मेरी समझ से बाहर है। राहुल गांधी जो आपके चेले के समकक्ष हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के अलावा पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मतलब कहीं न कहीं देश के लोगों को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस और उनके नेता लोग नहीं छोड़ते। मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात के लोगों को जिस तरह की गाली दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस गुजरात में पूरी तरह खत्म हो गई है और जो बचे खुचे कांग्रेसी हैं उनको आज कांग्रेस छोड़ देना चाहिए। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। इनको क्या लगता है गुजरात की महान जनता अनपढ़ है साहब? अरे बापू की जन्मस्थली है, लौह पुरुष सरदार पटेल की वो जन्मस्थली है, और आप उसको कह रहे हैं अनपढ़ लोग हैं साहब। गुजरातियों ने मेहनत से पूरे विश्व में भारत का डंका बजवाया है। सिर्फ आप वहां चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो इस तरह की खींच निकालेंगे। कल आप केरलम में चुनाव हार जाएंगे, फिर जाके उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो कहेंगे केरलम की मूर्ख जनता ने इस तरह का कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं करेगी। बहुत घटिया सोच है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी उम्र के जिस पड़ाव में है, मुझे लगता है अब शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं साहब। गुजरात बापू की भूमि, वहां के लोगों को अनपढ़ कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस विवादित बयान को लेकर बीजेपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों के नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। अब खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
बहुत विद्वान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। अब अपने ही देशवासियों को अपढ़ कह रहे हैं, मूर्ख कह रहे हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस की जो दुर्दशा अभी तक हुई है उससे भी खराब होने वाली है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। अब उनके साथ एक चिंता का विषय है कि वो सत्ता के हिस्सेदार ही नहीं बन पाते हैं। केरलम में दंड बैठक तो करते हैं, लेकिन एलडीएफ की सरकार बन जाती है। तो अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए जिस पर बोलना चाहिए उस पर बोलेंगे नहीं। तब बोल रहे हैं किस पर? गुजरात पर। अरे गुजरात ने तो अपना मानक स्थापित कर लिया, लेकिन आप कर्नाटका के रहने वाले हैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचे हैं और गुजरात में प्रधानमंत्री बना लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इस तरह के बयान किसी पार्टी नेता की तरफ से देना ठीक है, जो जनता के सम्मान पर ही बड़े सवाल खड़े कर दे। तो देखिए किस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव आते ही जो बयानबाजियां है वो किस तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। और बात आज चर्चा में जनता की, उसके सम्मान की और लोकतंत्र में देखिए किस तरीके से जनता जनार्दन है, क्योंकि वही सरकार बनाती है, वही सत्ता बदलती है। लेकिन सवाल आज सबसे बड़ा ये कि क्या चुनावी राजनीति में अब जनता का सम्मान भी दांव पर लगने लगा है? क्या चुनाव हारते ही वही जनता अनपढ़ और मूर्ख हो जाती है? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जो बयान दिया है उसके बाद सियासी पारा जो है वो चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। केरल के दौरे पर ये बयान दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और उन्होंने देखिए साफ तौर पर ये कहा कि मोदी जी और विजयन जी, आप केरल के लोगों को गुमराह मत कीजिए, वो बहुत समझदार और शिक्षित हैं। आप दोनों गुजरात या अन्य जगह के अनपढ़ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं कर सकते। तो देखिए आज की बहस में सवाल किसी एक नेता या एक पार्टी का नहीं है, सवाल देश की जनता के सम्मान का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने एक बड़ी बहस जो है वो खड़ी कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात और बाकी राज्यों के लोगों को अनपढ़ कहा है, वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अब राजनीतिक लड़ाई में कोई पार्टी या उसका नेता इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने ही देशवासियों की समझ और सम्मान पर सवाल उठाने लगे। तो आखिर कैसे कोई इस तरीके का बयान दे सकता है? और देखिए इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक बात की चर्चा की आखिर क्या जो सियासत का लेवल है वो किस ओर आखिर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जनता को अनपढ़ कहा जा रहा है। क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि अब राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी तरह की जो बयानबाजी है क्या वो करनी चाहिए? कहां तक ये सही है? क्योंकि देखिए ये कहा गया जिस तरीके से कि गुजरात के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, लेकिन केरला के लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं है। यह भी कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ लोगों को गुमराह करते हैं। उत्तर भारत के लोगों को अशिक्षित बताया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और गुजरात के लोग अनपढ़ हैं इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तो देखिए ये जो बयान दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, अब एक नया राजनीतिक रंग ये लेता हुआ नजर आ रहा है। तमाम तरह के इस पर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और जो बहसबाजी है वो भी बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा रही है। तो देखिए आज की बहस में सवाल है किसी एक नेता या पार्टी का नहीं, सवाल है देश की जनता के सम्मान का। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने एक बहुत बड़ी बहस खड़ी कर दी है। जिस तरीके से उन्होंने गुजरात और बाकी राज्यों के लोगों को अनपढ़ कहा है, वो ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अब राजनीतिक लड़ाई में कोई पार्टी या उसका नेता इतना आगे बढ़ चुका है कि वो अपने ही देशवासियों की समझ और सम्मान पर सवाल उठाने लगे। गुजरात हो या फिर केरला, हर राज्य के लोग अपने मुद्दों, अपने अनुभव और अपनी समझ के आधार पर वोट करते हैं। लोकतंत्र में जनता कभी कम या ज्यादा समझदार नहीं होती, जनता ही अंतिम निर्णय करती है। तो फिर आखिर इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों? और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बहस करेंगे और पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जुड़े हुए हैं। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विकास अग्रहरी जी जुड़े हुए हैं। विकास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए स्टूडियो से। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नरेंद्र जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव नजदीक आते ही कैसे जो बयानबाजी है वो देखी जाती है,
बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान सामने आया है, गुजरात के लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, अनपढ़ कहा गया है गुजरात की जनता को, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या राजनीति का स्तर इतना ज्यादा इस वक्त नीचे गिर चुका है? देखिए, चुनाव में केवल बेसिक इश्यूज ही उठने चाहिए, जो जनता की बुनियादी समस्याएं हैं उन्हीं पर बात होनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन पर बात कम होती है, फिजूल की बातों पर ज़्यादा चर्चा की जाती है। मुझे लगता है ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं, और जनता अगर उन बातों पर बात की जाएगी, उन बातों पर चर्चा की जाएगी, उन बातों को पूरा करने पर अमल किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, तो मुझे लगता है जनता को ज़्यादा फायदा होगा। और कौन बेवकूफ़ है, कौन मूर्ख है, ये कोई बात थोड़ी हुई। मुझे लगता है इन सब बातों पर कोई चर्चा वर्चा नहीं होनी चाहिए, और इन ऐसी बातों को इग्नोर किया जाना ही चाहिए। जी ठीक है, विकास अग्रणी जी, सबसे पहले जिस तरीके से ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया है, उसके बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह के सवाल उठा रही है कि भाई आखिर क्या राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके के बयान देना कहां तक उचित है। और देखिए, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों ना हो, अपने इरादे अब कांग्रेस पार्टी जाहिर कर दे, क्योंकि अगर गुजरात का अपमान है तो फिर महात्मा गांधी का अपमान है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान है, जवाहरलाल नेहरू का अपमान है, सभी का अपमान कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। प्रिया जी, आपने आज का एक बयान सुना होगा, स्टेटमेंट सुना होगा। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस था, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बोल रहे थे, और आपने देखा होगा उनका एक लंबा चौड़ा भाषण आया और किस तरीके से टेलीप्रॉम्प्टर पर वो पढ़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं, और उसके लिए उनके पास चंद शब्द खुद से नहीं हैं, और वो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ रहे हैं। तो ये तो साफ साफ दिखता है ना कि कौन देश को बेवकूफ बना रहा है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर 4 शब्द ढंग के ना बोल पाता हो खुद से, आप उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके रखते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, ये तो देश के साथ बेवकूफ बनाने वाली बात ही हुई। देश को बेवकूफ बनाने का तरीका ही है बीजेपी का। बाकी बीजेपी ने इस देश को 12 सालों में मोदी जी ने कैसे बेवकूफ बनाया है, मैं आपको जरा बता देता हूं। आए थे 12 साल पहले नरेंद्र मोदी जी, ढिंढोरा पीटते हुए आए थे, हर स्टूडियो में उनकी गगनचुंबी आवाजें गूंजती थी, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 2 करोड़ रोजगार आएगा, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएगी, स्वच्छ भारत हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया आ जाएगा, ढेर सारी चीजें, अनगिनत चीजें। अगर आप मतलब नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर चर्चा करेंगे तो उनके कुशासन पर, नोटबंदी, जीएसटी से लेकर के पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन उनके कुशासन के जो तौर तरीके हैं वो खत्म नहीं होंगे, उस पर चर्चा बंद नहीं हो सकती। तो प्रिया जी, खड़गे जी का जो मतलब था वो ये था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसको अपने तरीके से देख रही है। और ये स्पष्ट बात है कि केरला की जनता, भाई वहां पे मोदी जी, आप खुद सोचिए कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर क्या चाहता है कि केरला फाइल पे चर्चा हो, धुरंधर मूवी पे चर्चा हो। इस देश का प्राइम मिनिस्टर स्वयं चाह रहा है केरला में जाकर के, और उसके बाद वहीं के लोग कहते हैं कि भाई इन सब प्रोपेगेंडा मूवियों पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। केरला के लोग ये कहते हैं। और अगर बीजेपी अगर इस चीज को नकारती है तो बीजेपी चुनाव जीत करके दिखा दे। भाई देश पे, पूरे देश पे बीजेपी का डंका बज रहा है ना, तो बीजेपी वहां भी अपना डंका बजा ले। क्यों नहीं बजा पाती है? क्योंकि वहां के लोग बिकाऊ नहीं हैं। आप 10,000 दे करके बिहार की जनता को छल सकते हैं, आप उत्तराखंड की जनता को छल सकते हैं, महाराष्ट्र की जनता को आपने छला, मध्य प्रदेश की जनता को आपने छला। नहीं तो क्या विकास अग्रणी जी, क्या जनता को छलना, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, उसको छलना क्या इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वहां का लिटरेसी रेट बहुत कम है? क्या क्या मकसद है इसके पीछे? आप समझिए ना, नक्कार खाने में जब तूती बोलती है तो जो चीजें वहां से प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे आपने पूरा एंटी कांग्रेस एजेंडा आज सेट कर दिया, अब ये तूती बोल रही है, एंटी कांग्रेस एजेंडा आप चला रही हैं, दर्शक देख रहे हैं, तो जो लोग कम शिक्षित होते हैं वो आपके एजेंडे में फंस जाते हैं। आप भी उन्हीं का एजेंडा चला रही हैं। आपने क्या लिख दिया? टुकड़े टुकड़े वाली सोच। मतलब कितनी घटिया हेडलाइन है, लेकिन अब आपको चलाना है, आप चलाइए। आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो स्टेटमेंट है वो फिर सही है आपके मायनों में? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी, राज्यों के जनता को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, अनपढ़ है वो, लेकिन केरल के लोग बहुत शिक्षित हैं, बहुत शिक्षित हैं। तो गुजरात की जनता क्या बेवकूफ है? आपका क्या कहने का मतलब है?
गुजरात की जनता, जो लोग बीजेपी के छलावे में आ जाते हैं, वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है कम पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं। एजुकेटेड लोगों के बीच में आकर के खुद को जस्टिफाई क्यों नहीं करती है बीजेपी? एजुकेटेड लोगों के बीच में जस्टिफाई करे। जो लोग कर्मचारी वर्ग के होते हैं, जब वो बैलेट से वोट करते हैं, बैलेट से उनका वोट होता है, तो उसमें बीजेपी क्यों नहीं जीतती है? ये तो सारा नैरेटिव आप लोग सेट करती हैं ना प्रिया जी, कि बस कांग्रेस ने ये कह दिया, टुकड़े टुकड़े वाली बात कह दी। ठीक है, आप दोनों पक्ष रखिए ना। आप बताइए कि फिर हम पोस्टल बैलेट में क्यों जीतते हैं? पोस्टल बैलेट में क्यों जीतते हैं और हर स्टेट में अगर जीतते हैं? बयानबाजी किसी भी पार्टी की तरफ से की जाएगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी क्यों ना हो, अगर इस तरीके का बयान देगी तो उस बयान को बिल्कुल उठाया जाएगा। आप दूसरा पक्ष दिखाइए ना। अगर कोई व्यक्ति इसको कहता है तो आपको दिखाना चाहिए कि लिटरेसी रेट क्या है, करने वाली बात नहीं है। शिक्षित अशिक्षित रेट क्या है, नहीं कह सकते ना। जो जनता सरकार चुन सकती है, जो जनता आप अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे, आप अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे, आप अपने हिसाब से मतलब निकालना बंद कर दीजिए। ठीक है विकास पांडे जी, अगर कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आया है, मल्लिकार्जुन कह रहे हैं कि भाई गुजरात की जनता अनपढ़ है, उनको समझ नहीं आता है, मूर्ख है, तो ये एजेंडा सेट करने वाली बात हो गई है। अब बीजेपी ये जो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर, अब ये भी कह रही है कि भाई माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, सामने आकर मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए, तो ये आप अपना एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं? विकास पांडे जी। प्रिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। प्रिया जी देखिए, दो तीन बातें और मुझे लगता है कि इनको बहुत गंभीरता से समझने की भी जरूरत है। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बयान दिया और उनके पुत्र तो अक्सर आपने देखा, आपने सुना हो, प्रियांक खड़गे सनातन धर्म को लेकर के अक्सर उल जलूल बातें करते रहते हैं। अब अग्रहरि जी को सूट करती हैं, अग्रहरि जी उनका डिफेंड करना उनका कर्तव्य बनता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि ये बात कहने की आवश्यकता एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों पड़ी। आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभी कटाक्ष कर रहे थे, विषय कोई और चल रहा था, आप ले आए स्थापना दिवस है और उस पर भाषण पढ़ रहे थे। अरे कम से कम गरीमत मानिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाषण पढ़ तो रहे थे। इनके यहाँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष संसद में खड़े होकर नौकर और मालिक का रिश्ता बता रहे थे, सोनिया गांधी और अपने बीच में संसद में बता रहे थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि वो नौकर और मालिक वाला रिश्ता तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम। तो मुझे लगता है कि आगे चल के इन्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ये बात क्यों कहनी पड़ी। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में हर शब्द के मायने होते, और मुझे लगता है ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत सीनियर नेता बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने प्रेशर में है कि वो अपने मालिक को खुश कैसे कर सके। समस्या यहां पर है, क्योंकि खुद उन्होंने कहा था संसद में, इसलिए मैं उस शब्द को बोलने से पहले, काटने से पहले मैं खुद कह दूं कि उन्होंने संसद में ये बात कही थी। तो मैं कहूं, मैं वापस आता हूं उस मुद्दे पे कि वो क्यों इस बात को खुश करने के पीछे पड़े। इस बात को सिंपली कहा जा सकता था क्योंकि राजनीतिक रणनीति वहां कह सकते थे कि भारतीय नरेंद्र मोदी किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, लेकिन केरल के लोगों को नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली गुजरात का नाम लेकर के आप क्या जताना चाहते थे? ठीक वैसे ही अभी जस्ट समझिएगा, केवल मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं अपने मालिक को खुश कर रहे थे, यहां विकास अग्रहरि जी भी अभी अपने मालिक को खुश कर रहे हैं। मालूम कैसे? सुनिए, कह रहे हैं कम पढ़े लिखे लोग बीजेपी को वोट करते हैं। अभी इन्होंने कहा है डिबेट में, ऑन द डिबेट, यानी भारतीय जनता पार्टी को, जो आज इस देश का सबसे रेपुटेड राजनीतिक दल है, सबसे ज्यादा राज्यों में हमारी सरकार है, सबसे ज्यादा वोट हमें लोग करते हैं, कह रहे हैं कि कम पढ़े लिखे, यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटर को आप कह रहे हैं कम पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है। मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं और चुनौती के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को बड़ा पढ़े लिखे लोगों की पार्टी बताने की कोशिश करती है, उससे जरा पूछे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 17 नगर निगम के चुनाव हुए थे। 17 नगर निगम चुनाव में 12 नगर निगम ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार या 2 बार से ज्यादा बार जीती है। नगर निगम में कम पढ़े लिखे वोटर होते हैं सर? कम पढ़े लिखे वोटर होते हैं क्या? तो हमने देखा है पिस्तौल दिखा करके आपके दरोगा एसपी लूट रहे हैं। तो पढ़ा लिखा दिखता है, और जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, ठीक है हमारा वोटर गरीब है, ठीक है हमारा वोटर देश के लिए मरने वाला है, ठीक है कि हमारा वोटर आपकी तरह चापलूस नहीं है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है।
लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर कम पढ़ा लिखा है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर इतना पढ़ा लिखा है कि वो देश के लिए जीना जानता है, देश के लिए मरना जानता है, चाटुकारिता करना नहीं जानता है, मालिकों के लिए बयान देना नहीं जानता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब इस देश को बांटने की कोशिश हुई है। प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी के एक नेता मंत्री कहते हैं साउथ के लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, तो उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग कम टैक्स देते हैं, तो क्या अलग हो जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। ये बयान था कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री का। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं बिहार के लोगों के लिए कि बिहार का डीएनए खराब है साहब, तेलंगाना का डीएनए बढ़िया है। ये कैसी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, प्रिया जी, चरित्र नहीं बदलता है। आदमी सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो उसका बेसिक चरित्र है वो नहीं बदल सकता है। और कांग्रेस पार्टी का चरित्र है फूट डालो और राज करो, बांटो डांटो और काटो, बांटो डांटो और काटो की राजनीति ही कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। ठीक है विकास जी। नरेंद्र श्रीवास्तव जी, किस तरीके से, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्टेटमेंट इस वक्त देखे जा रहे हैं, हर तरफ से सामने आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ये बयान दिया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है। और सवाल इसलिए कि गुजरात जैसे राज्य को कैसे अनपढ़ कहा गया, ये कहा गया कि वहां की जो जनता है वो मूर्ख है। और सवाल ये कि कई ऐसे महापुरुष वहां से बने हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, तो अब ये कहा जा रहा है नरेंद्र जी कि उनका अपमान करने की कोशिश है सरासर। देखो, अभी आपने गुजरात और महात्मा गांधी जी का नाम लिया। हाँ, हमारे नेताओं को पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, अभी जो 2 अप्रैल को पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है, बजट सेशन, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए उसमें क्या क्या बातें की गई हैं। कोई कैंपस में, पार्लियामेंट कैंपस में क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कुछ तो बोल गए कि अरे भाई एप्स्टीन फाइल में तो महात्मा गांधी जी का भी नाम है। तो इस तरीके के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये कोई किसी एक पार्टी की बात नहीं है। बिल्कुल, ये लगभग हर पार्टियों के नेता लोग ऐसे उटपटांग बयान दे रहे हैं। और मुझे लगता है, जो मैं सोच पाता हूं, कि विपक्ष को तो और सजग रहना चाहिए। इसलिए सजग रहना चाहिए, बेसिक इश्यूज से कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। अगर विपक्ष भटक जाए, भाई जो सत्ता में रहता है वो तो चाहेगा ही कि जो बेसिक इश्यूज हैं, जो जनता की परेशानी है, उन बातों को कम से कम उठाया जाए। तो अगर आप इस तरीके का बयान देते हैं तो आप तो एक तरह से सत्ता पक्ष का सहयोग ही कर रहे हैं। बयान बहुत सटीक देना चाहिए। मैंने वो बयान देखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी बहुत सीनियर लीडर हैं। वो ऐसा नहीं कह सकते। अगर हुआ होगा तो मुझे लगता है कि वो बस क्या बोलते हैं उसको, स्लिप ऑफ टंग में बोल गए होंगे। लेकिन बचना चाहिए ऐसे बयानों से। और अपना कंसंट्रेशन जो है वो बेसिक इश्यूज पर ही रखना चाहिए। देश में बहुत समस्याएं हैं, जैसे इस समय गल्फ वार की वजह से जो अमेरिका और इजराइल और ईरान में जो विवाद चल रहा है, उससे एक नई तरीके की समस्या पैदा हो गई है। गैस नहीं मिल रहा, जनता उसमें परेशान है। सबको सोच समझ करके बैठ करके एक समस्या का हल निकालना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी डिस्कशन करना चाहिए, सुझाव देने चाहिए विपक्ष को, सरकार को, कि इसमें ये किया जाए तो जनता को राहत मिलेगी। अब ये इस तरीके के बयान दे करके समय ही तो नष्ट किया जा रहा है। मुझे लगता है ऐसे बयानों से बचना चाहिए और बेसिक इश्यूज पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। विकास अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी दुनिया भर की बातें बता रहे थे, मेन बात बताना भूल गए। इन्होंने मोदी जी की तो बात बताई नहीं जिन्होंने इजराइल को फादरलैंड कह दिया था। अब आप सोचिए कि ये फादरलैंड वाले लोग हो गए हैं, हम भारतीयों को ये सिखाएंगे, ये बताएंगे सारी चीज़ें। अरे आपका प्रधानमंत्री भी ऐसी बयान, इससे भी ज़्यादा नीच बयानबाजी करता है, घटिया बयानबाजी करता है। पांडे जी, तो कम से कम आपको बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए जो आप बोल देते हैं। रह गई बात प्रिया जी खड़गे जी के बयान की, तो खड़गे जी के बयान का कोई भी गलत मतलब नहीं था। वो शिक्षा और अशिक्षा के बीच में जो अंतर है उसकी बात कर रहे थे। अगर कहीं पे अशिक्षा है तो उनको बहलाया फुसलाया आसानी से जा सकता है, ये हर एक बौद्धिक व्यक्ति मानता है। और वो शिक्षा और अशिक्षा के, आपने देखा नहीं होगा ना, जब गुजरात में गुजरात का इलेक्शन था तो आर्टिफिशियल
क्लास, स्मार्ट क्लास बनाई थी नरेंद्र मोदी जी ने। जैसे आपका ये स्टूडियो बना है, ये बाकायदा ये स्टिकर वगैरह लगे हैं, ऐसे ही स्टिकर वगैरह गुजरात में लगाए गए थे। और फोटो सेशन हुआ था मोदी जी का कि आप उसमें खिड़की भी बना दिए थे मोदी जी हमारे, उसमें मोदी जी खिड़की भी बना दिए थे। विकास अग्रवाल जी, ठीक है, आपने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, वो कैसी भी बयानबाजी क्यों ना करता हो, ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या जनता को बीच में लाना सही है? उचित मानते हैं आप इस चीज को? आप समझिए ना, हम किस बात पे, बेसिक बात पे बात कर रहे हैं। हम शिक्षा और अशिक्षा पे बात कर रहे हैं। जहां पे अशिक्षा होगी वहां पर मोदी जी जैसे लोग राज करेंगे, 100% राज करेंगे, बहला करके, फुसला करके, एक बार 10,000 रुपया दे करके। अब आपने कितनी डिबेट की बताइए ना, 2 लाख का वादा किया था बिहार में देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, 10,000 के बाद एक भी पैसा मिला? बात यहाँ पर विकास अग्रवाल जी, बात यहाँ पर बीजेपी को डिफेंड करने की नहीं है, बात यहाँ पर सीधे सीधे ये है कि नहीं, ये मेरी तरफ से अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी की तरफ से अगर यहाँ पर बैठकर कोई सवाल आपसे कर रहा है, मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या बीच में जनता को लाना उचित है? मैंने कहा ना कि शिक्षा और अशिक्षा जहां रहेगी वहां पर बोलना बहुत जरूरी है। अगर तो आपको कह देंगे आप, अगर आपको, अच्छा ये बताइए, अगर कोई व्यक्ति किसी को छल रहा है, पर भी बात कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको छला जा रहा है, साफ तरीके से आपको देश का प्रधानमंत्री या कैसे जो है हाई फाई जैसे फिल्म सिटी में कैमरा एक्शन लाइट के साथ शूटिंग होती है, वैसे बना करके बच्चों को उस पे स्मार्ट क्लास पे बैठा करके और फोटो सेशन करता है, तो फिर स्पष्ट है ना इस देश में कि इस देश का प्रधानमंत्री ही देश की जनता को, गुजरात की जनता को बेवकूफ बना रहा है। आप बताइए ना, आप कहिए कि नहीं हुआ है ऐसा। अगर आप कहती हैं तो मैं खड़गे जी की बयान की ओर को वापस लेने की उनसे मांग करता हूं। अगर आप ये चीज कहिए आप विकास पांडे जी से कि ऐसा नहीं हुआ था, आर्टिफिशियल रूम नहीं बनाए गए थे। ठीक है, विकास पांडे जी से ही जवाब ले लेते। विकास पांडे जी, क्या कुछ कहेंगे? ये जो तमाम तरह के अब सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, क्या जवाब देंगे इस पर? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो सीधे तौर पर कहना है कि भाई ये जो बयान है उस इंटेंशन के साथ नहीं दिया गया जिस इंटेंशन के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको समझ रही है और एक अलग तूल देने का काम कर रही है। चुनाव भी है और ऐसे में एक मुद्दा नया मिल गया। बोलिए विकास पांडे जी। देखिए प्रिया जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। गलती उसे दिखती है जो गलती देखने का प्रयास करता है, और जिससे गलती देखने की आदत नहीं है, केवल गलती करने की आदत है, वो व्यक्ति अपनी उस गलती पर भी, कहते नहीं, एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को कभी कभी 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही काम आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं। मैंने डिफरेंशिएशन के साथ आपको चीजें बताई कि दोनों का बेसिक कैरेक्टर सेम है, क्योंकि वही चीज मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर इस बयान को कहते तो वो इस तरीके से कह सकते थे, मैंने उदाहरण के सहित बताया, लेकिन नहीं, उन्हें तो स्पेसिफिकली गुजरात को बदनाम करना था, उन्हें तो गुजरात को क्रिटिसाइज करना था। तो ये बात मुझे लगता है कि इतने बड़े सीनियर लीडर को शोभा नहीं देती है। मुझे लगता है कि इसका अभी हमारे विश्लेषक भी कह रहे थे, जस्ट लाइक अ स्लिप ऑफ द टंग। तो अगर स्लिप ऑफ द टंग है तो 2 मिनट का एक शब्द है सॉरी, माफी। इस देश से और गुजरात की जनता से माफी मांगने में शर्म कैसी? किसी व्यक्ति से माफी थोड़े ना मांगनी है, अपने देश से माफी मांगनी है। अगर कहीं गलती हुई है मल्लिकार्जुन खड़गे जी से तो वो माफी मांग ले। अगर स्लिप ऑफ टंग है तो कह दे कि दैट वाज द स्लिप ऑफ टंग। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी छोड़िए, आज डिबेट में बैठे उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता दोबारा उन्होंने एक बार कहा और उसी बात को दोबारा भी कहा, यानी कि कांग्रेस पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि जो कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा है, ठीक वैसे ही प्रिया जी कि अगर कोई और न्यूज चैनल वाला कहे कि इंडिया सुपरफास्ट न्यूज में जो भी एंकर हैं या जो भी वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पढ़े लिखे होने का मतलब वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे शब्दों में समझिए। आपको कैसा लगेगा प्रिया जी, जरा बता दीजिए। क्या किसी दूसरे चैनल वाले को यह कहने का अधिकार है कि इंडिया सुपरफास्ट के चैनल पे बैठने वाले लोग, चैनल पर काम करने वाले लोग कम पढ़े लिखे हैं? क्या कहने का अधिकार है लोकतंत्र में? इस मानसिकता को आपके मैं विवेक पे छोड़ता हूं और आपके हजारों दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। आप तय करिए कि इस मानसिकता को आप किस नजर से देखती हैं। और यही काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहां हार जाएंगे वहां आप ये करने लगेंगे। सीधी बात आप बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिफिशियल रूम में बैठ करके फोटो सेशन किया था गुजरात में कि नहीं किया था? आप बेसिक बात पे करिए ना। बोलो नरेंद्र मोदी को नीच आप बोलो, ठीक है, मौत का सौदागर आप बोलो, तो आपको तो सब झूठ है क्योंकि आप इलेक्शन हार रहे हो इसलिए सब कुछ बोल
बोल सकते हो। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है श्रीमान जी, ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप करेंगे तो आपका स्तर हमेशा नीचा गिरता चला जाएगा। और आप याद कर लीजिए, तो हम लोग देखते रहते हैं लगातार ना, गिरिराज सिंह की भाषा देखते हैं, निशिकांत दुबे की भाषा देखते हैं, कंगना रनौत की भाषा देखते हैं, हम लोग लगातार भाषाएं ही देखते हैं। देश की जनता आपका चाल चेहरा देखती है, किस तरीके से निशिकांत दुबे ने और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किस तरीके से दानिश अली को अपमानित किया था संसद में, भरी संसद में अपमानित किया था। कुछ करनी, कुछ कर्मगत और कुछ पूर्व जन्म के आप लोगों के जो कांग्रेस पार्टी पर यह कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि देखिए बीच में वही टोकेगा जिसमें पेशेंस की कमी होगी या जो गलत होगा। और सांच को आंच नहीं होती। मैंने धैर्यपूर्वक सुना ना, मिर्ची किसको लगी? मिर्ची लगी ना। अरे आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। कि जो इस देश को गुमराह करना चाहता है, जहां इलेक्शन हार जाए वहां की जनता को कटघरे में खड़ा कर दे, अपने ऊपर आईना देखने की कोशिश न करना ही कांग्रेस पार्टी का नाम है। ठीक है विकास जी। नरेंद्र जी, क्या अगर किसी राज्य में लिटरेसी रेट बहुत कम है तो क्या फिर वहां पर चुनाव ही नहीं कराना चाहिए? भाई अगर वहां की जनता अगर कुछ समझ नहीं रही है, वहां पर नेताओं का काम नहीं दिख रहा है जनता को, तो फिर वहां पर चुनाव क्या कराना ही नहीं चाहिए क्या फिर इस तरीके से? तो प्रिया, मैं इसका जवाब देने से पहले पांडे जी की एक बात को मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। पांडे जी, जो मेरे एक शब्द पर आपने थोड़ी सी उंगली उठाई है, नहीं, मैंने उंगली नहीं उठाई है, आपने नहीं सुना। पांडे जी मेरी बात सुनो। नरेंद्र जी, मैंने कोई उंगली नहीं उठाई। मैंने कहा अगर ये स्लिप ऑफ टंग है तो माफी मांगने में हर्ज क्या है? ठीक है, ठीक है। मैंने उस बात को केवल परछू किया। पांडे जी, आप बहुत अनुशासित कार्यकर्ता है पार्टी बीजेपी के, तो आपने अभी इनको टोका था विकास जी को, तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखिए और मेरी पूरी बात सुनिए प्लीज। मेरा ये कहने का, मैं निजी तौर पर इस देश के जितने भी बड़े लीडर हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी को हों, कांग्रेस के हों, भारतीय जनता पार्टी को हों, कम्युनिस्ट पार्टी को हों, क्षेत्रीय पार्टियों की हों, कोई भी हो, मेरा ये मानना है कि वो सारे लोग जिम्मेदार हैं और वो देश के प्रति लॉयल हैं। किसी को उंगली उठा देना छोटी छोटी बात पर तो बात का बतंगड़ बनता है। आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि पार्लियामेंट कैंपस में किस किस तरीके की बात की गई है। क्या वो बात उचित है? मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा, मेरी आदत में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, देश के जितने भी लीडर हैं, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि हमारे देश पर कोई बात आती है तो सारी पार्टी के लोग एक हो जाते हैं। हमें आपको डिबेट में भाग लेने पर अच्छी बात है, लेकिन एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। पांडे जी, मेरा ये कहना था, इसलिए। हाँ, सवाल क्या था, आप दोहरा दीजिए प्लीज़। नरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर किसी राज्य में लिटरेसी रेट बहुत कम है तो क्या फिर वहां पर चुनाव कराना ही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जनता अगर कुछ समझ नहीं पा रही है, अगर जनता वहां की पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो फिर चुनाव कराने का क्या ही मतलब है? नहीं, जनता खूब समझती है और जनता समय समय पर जनता जवाब भी देती है। ऐसा नहीं है। जनता को आप बहुत दिन तक कोई भी आदमी मूर्ख नहीं बना सकता है। नरेंद्र जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और इतनी पावर है कि वो अगर सरकार बना सकती है तो सरकार गिरा भी सकती है। और उस जनता को अगर लिटरेसी रेट से नाप देना और अनपढ़ कह देना, मूर्ख कह देना, अगर राजनीति में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या फिर नरेंद्र जी वो किसी भी दल की कोई भी क्यों नेता क्यों ना हो, लेकिन बीच में जनता को ले आना। प्रिया, मेरी बात सुनो आप। जी बोलिए। उस बयान को जब तक पूरा नहीं सुना जाएगा तब तक उस पर टीका टिप्पणी करना कम से कम मैं उचित नहीं समझता। नंबर एक चीज। दूसरी चीज, जहां पढ़े लिखों की बात है, पांडे जी शायद मेरी बात से सहमत हों, जितनी भी एजुकेटेड संस्थाएं हैं जहां लोग मिनिमम ग्रेजुएट करके जाते हैं, जैसे बार काउंसिल, कचहरी या सरकारी दफ्तरों में, तो आप देखिए वहाँ के जो चुनाव होते हैं, उनके इंटरनल चुनाव जो होते हैं, उसमें भी जो है वो जातिवाद चल जाता है कभी कभी। तो मेरे कहने का मतलब, किसी जनता बहुत होशियार है, जनता उन तक चक्कर में मत पड़िए। जनता सही डिसीजन लेती है अपने इच्छा अनुसार, अपने समय पर, ठीक है ना। और लिटरेसी जो है वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जादू की छड़ी चला दीजिए और जनता 100% लिटरेट हो जाए। नहीं, लिटरेसी जो है धीरे धीरे बढ़ती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 30-32% या 35% लिटरेसी रेट था। आज देखिए बहुत प्रदेशों में बहुत अच्छी लिटरेसी रेट हो गए हैं,
तो ऐसा नहीं है, चुनाव कराना ही चाहिए, चाहे कम पढ़े लिखे हो चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हो, चुनाव को आप उससे मत जोड़िए। ठीक है नरेंद्र जी। विकास अग्रहरि जी, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के स्टेटमेंट को तो बार बार उसको लेकर आ ही रही है, लेकिन पिछले और कुछ जो मुद्दे हैं, जो बयानबाजियां हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की, वो भी उठा रही है इसी मौके पर। तो देखिए, राहुल गांधी का भी एक बयान सामने आया है, 2021 का ये बयान था, और भारतीय जनता पार्टी इसको भी दोहरा रही है। कई जगह पर इसे पोस्ट किया गया, जिसमें राहुल गांधी ये कहते हैं कि उत्तर भारत से सांसद रहने में अलग राजनीति की आदत हो गई है, केरल आना ताजगी भरा क्योंकि लोग मुद्दों की गहरी समझ रखते हैं। और विकास अग्रहरि जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये सीधे तौर पर कहना है कि उत्तर और दक्षिण में लड़ाई लगाने की कोशिश अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या कुछ जवाब देंगे भारतीय जनता पार्टी को? प्रिया जी, मैं बार बार कहता हूं कि जब शाम होती है तो नक्कार खाने से जो तूती की आवाज आती है, वो ऐसे ही नैरेटिव सेट करती है कि उत्तर वर्सेस दक्षिण, उत्तर वर्सेस दक्षिण, सवाल ही नहीं पैदा होता। कैसे आप इसको, इस सवाल को आप कर सकती हैं? भाई, जब देश आजाद हुआ था तब ये मांग उठी थी अलग द्रविड़ राष्ट्र की, उस समय भी आवाज उठी थी ना, कांग्रेस ने तब तो नहीं किया। जब कांग्रेस ने तब नहीं किया तो कांग्रेस अब कैसे कर सकती है? आप लोग बस हमेशा एक नैरेटिव सेट करने का काम करती हैं। आप 2021 तक चली गई, 2021 तक चली गई। आपको जवाब देना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए। इससे पहले भी जब डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी का जवाब करना रहता है। भारतीय जनता पार्टी पर्सनल अटैक करके क्या मिल जाएगा? मैं पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। तो आप मेरे सवालों को भी रखिए। मैंने बोला ना भारतीय जनता पार्टी का, मैंने बताया, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने काउंटर कीजिए उनके सवालों को लेकर। प्रिया जी, मैंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म सिटी बना करके नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में शिक्षा दिखाई थी। गुजरात में बताया था कि गुजरात में स्मार्ट क्लासेस में कैसे पढ़ाई होती है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, आप खाली हाँ या ना में इसका उत्तर दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो बोले ही नहीं इस मामले पर, और ना वो बोलेंगे। आपकी भी हो सकता है मजबूरी हो, आप भी ना बोलिए। सवाल देश की जनता पे छोड़। किस बात की? स्मार्ट क्लास बना करके भारतीय जनता पार्टी को पैनल में इसीलिए बैठाया गया है कि आप उनसे सवाल रखिए। कहां जवाब दिए? भारतीय जनता पार्टी जो भी काउंटर करेगी उसके लिए विपक्ष में बैठाया जाता है। आपने नहीं किया। एक सेकंड विकास अग्रहरि जी, लेकिन ये बार बार पर्सनल अटैक करना, बार बार घूमकर मीडिया को बीच में लेकर आना, आपकी मजबूरी होगी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होगी। इससे तो सिर्फ और सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि भाई आप या तो जवाबों से बचना चाह रहे हैं या तो आप देना नहीं चाह रहे, या तो आपकी कोई मजबूरी होगी, आपकी पार्टी की कोई मजबूरी एजेंडा। आप हमारा एक कोई बयान आता है उसमें आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके सारी बातें कर देते हैं। तो आप उसका काउंटर करिए ना। नहीं, हम काउंटर ही तो कर रहे हैं। हम काउंटर ही तो कर रहे हैं। आप उसका काउंटर करिए। प्रिया जी, हम काउंटर ही कर रहे हैं। जैसे आपने लिखा है, प्रिया जी, जैसे आपने लिखा है कि खड़गे जी के बयान को। अग्रहरि जी, आपसे जो सवाल रखा जाता है, प्रिया जी, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। प्रिया जी, मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। पर्सनल अटैक करने की कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। विकास पांडे जी बैठे हुए ना भारतीय जनता पार्टी से, आप उनसे बोलिए ना। उन्होंने कहां जवाब दिया मेरी बात का? आपने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया? आपको पूछना चाहिए था कि क्या मोदी जी ने स्मार्ट क्लास बनाई थी कि नहीं बनाई थी, फिल्म सिटी की तरह फर्जी फेक बनाई थी कि नहीं बनाई थी? हमने आज कहा कि नितिन नवीन जी ने टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण दिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्थापना दिवस पे। ये तो वही बात हो गई ना कि आपको अपने माता पिता के बारे में दो शब्द कहना हो, अपने बच्चों के बारे में दो शब्द कहना हो, तो पता लगेगा कि उसके लिए हम चले कहीं किसी राइटर से लिखवा करके लेकर के आए, और ऐसे 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 6-7 मिनट का इनका बयान था, मात्र 9 मिनट इनकी पलकें झपकी हैं। आप देखिए तो उसमें ऐसे दाएं से बाएं जा रही है, बाएं से दाएं आंखें आ रही हैं। अब आप कहती हैं कि जो है चर्चा आप न करिए। अरे यही तो भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, यही तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आज आपका भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था, आपको उस पर भी चर्चा करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी ने के अध्यक्ष ने जो भाषण दिया वो टेलीप्रॉम्प्टर पर दिया। ये आप मुद्दे आप डिसाइड करेंगे। मैं कहां डिसाइड करूंगा? भाई मुद्दे तो प्रधानमंत्री कार्यालय डिसाइड करता है ना। डिबेट को किस वे में लेकर जा रहे हैं? आपसे जो सवाल रखा गया है, आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल का स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया है। आप 2021 तक चली गई। मैंने क्या बोला? एक मिनट विकास अग्रहरि जी, अगर आप चाह ही रहे कि डिस्कशन सही से ना हो, आप नहीं जवाब देना चाहते तो आप वो भी बता दीजिए यहाँ पर सामने। मैंने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। ये मेरे पर्सनल हम लेकर आए अपने घरों। आप 2021 का एक बयान निकाल करके ले आई कि आपने 2024 की सदन में अपनी तरफ से आप फिर मैं बार-बार अरे आपके चैनल से जहां से भी आया हो मैंने पहले बोला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब भारतीय जनता पार्टी आपको ये नहीं सुनाई दी? आपको 2021 राहुल गांधी के अलावा मैंने ये जो लाइन बोली है कि वो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है, आपने वो नहीं सुना?
प्रिया जी, मैं सारी चीजें सुन रहा हूं और उसका आपको लगातार जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप जो है एक पक्षीय मैंने कहा ना, फादरलैंड कहने वाले लोग कौन थे? किस हैसियत से उन्होंने इजराइल को हमारा फादरलैंड बता दिया? बताइए किस एंगल से हम फादरलैंड वाले हो गए? ठीक आप है, बताइए ना इस बात विकास को। पांडे जी बताएंगे, मैं बीजेपी की नहीं हूं। ठीक है, बोलिए विकास पूछिए, पांडे आप जी। पूछिए और स्मार्ट क्लास पे ठीक भी है, पूछिए। ठीक है, दो सवाल है, ठीक दोनों है, पे पूछिए। ठीक है, विकास पांडे जी, जो जवाब और सवाल चल रहे हैं इस वक्त, तमाम सवाल रखे जा रहे हैं स्मार्ट क्लासेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और दूसरा फादरलैंड को लेकर, ये जो तमाम ये जो चल रहे हैं इस वक्त, एक एक करके जवाब दीजिए। पहले जो स्मार्ट क्लासेस को लेकर था, जो पहले सवाल रखा गया था, उस पर प्लीज जवाब दे दीजिए, वरना फिर यही होगा कि इन सवालों से शायद हम बचना चाह रहे हैं या फिर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर है। बोलिए विकास पांडे जी। प्रिया जी, मेरा निवेदन है ये कि जो सवाल कुछ मैंने भी छोड़े थे, जिसमें इनके स्वयं के वक्तव्यों को पर भी एक जवाब मैंने मांगा था, हाँ। उस पर अगर जवाब बाद में आ जाएगा, मन करे इनका, मेरी ये कंपल्शन नहीं है कि उन्हें कौआ नाक ले गया तो सब कौए की तरफ देख ले, मेरा ये कोई कंपल्शन नहीं है। इनका मन करे तो दे दे जवाब, वरना आगे बढ़ाते हैं डिबेट को। इसे भिंडी बाजार नहीं बनाना है, डिबेट है। ठीक है, पहली बात, बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले बात तो स्मार्ट क्लासेस की बात पे आ जाते हैं। प्रिया जी, मेरे साथ में नरेंद्र जी बैठे हुए, बहुत सीनियर व्यक्ति है, हम सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। इस देश में जब नेता, बड़े बड़े नेता, नाम बता रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर के छोड़िए, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता, कारों में बैठ करके सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके प्रचार कर रहे थे, तब इस देश में गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ एक नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, चार्टर प्लेन से प्रचार कर रहा था। जरा बताना, जब इस देश में गरीबी की हालत ये थी कि खुद उनके नेता कह रहे थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, 85 पैसा कहां गायब हो जाता है पता नहीं चलता है, तब इन्हीं के नेता चार्टर प्लेन से प्रचार कर रहे थे। पूछ लेना जरा, आज तो भारत बहुत समृद्ध है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहा। तो ये मुझे लगता है अभी ये बताएंगे, ये इनसे पूछ लेना। दूसरा सवाल क्या था, जरा दोबारा बोल दीजिएगा प्लीज। विकास अग्रवाल जी बोलिए। फादरलैंड। नहीं, मैं मुझे प्लीज नहीं, प्रिया जी का लेट मी फिनिश। मेरा निवेदन है, मेरा टर्न चल रहा है ना, प्लीज। आपने एक सवाल और छोड़ा था, मैं मिस कर रहा हूं जरा उसे। आपके सवाल मेरी तरफ से नहीं थे, आपके सवाल कांग्रेस की तरफ कोई से बात थे, नहीं, इसीलिए मैं कुछ चाह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी आपसे स्पष्ट रूप से सवाल रखे। आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैं मिस कर रहा हूं वो। कोई बात नहीं। विकास पांडे जी, कांग्रेस की तरफ से ये सवाल था कि जो फादर लैंड वाले तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं, इस पर जवाब दे दीजिए, बोलिए। देखिए, जो गुजरात के लोग अनपढ़ हैं, उन्हीं अनपढ़ों में से एक निकल करके आए थे इस देश में, जिन्हें हम सब लोग शायद राष्ट्रपिता कहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो उन्हें अनपढ़ मानती है, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति हैं, है ना सर? मैंने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो अनपढ़ व्यक्ति है। अच्छा, ये अनपढ़ उन्हें कह क्यों रहे हैं, ये मालूम है प्रिया जी आपको? जिन्हें ये लोग राष्ट्रपिता भी कहा इन्होंने, और इन्होंने उन्हें अनपढ़ भी आज डिक्लेयर कर दिया। और ये क्यों कहा मालूम है आपको? विकास पांडे जी, लेकिन ठीक है, विकास गांधी जी को एक्सट्रीम फाइल में बताने वाले लोग आज ये बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे फादरलैंड पे जवाब दीजिए, स्मार्ट क्लास पे जवाब दीजिए। डरो मत यार, डरो मत। विकास पांडे जी, एक लाइन में जवाब प्लीज जल्दी दीजिए इस पर। प्रिया जी, लेट मी फिनिश। मेरा निवेदन है, मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए। अभी तो मैंने सवालों के ही जवाब दिए हैं, बहुत से सवाल मैं करके आया हूं, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा। देश की जनता और आपके व्यूअर देखेंगे और जब खुद ही मूल्यांकन करेंगे कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का। अच्छा, एक चीज बताते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने भी कहा और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बयान दिया, अनपढ़ लोगों को और उन पर राजनीति करने को लेकर के जो कटाक्ष किया। इस देश का लिटरेसी रेट 1951 में अराउंड लगभग 18% था, 2024 में अराउंड लगभग 80% इस देश का लिटरेसी रेट। क्या ये माना जाए कि नेहरू जी ने अनपढ़ों पर शासन किया? क्या ये माना जाए इंदिरा गांधी ने अनपढ़ों पर शासन किया? क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राजीव गांधी ने और इनकी 3 पीढ़ियों ने अनपढ़ों पर शासन किया? और उससे भी बड़ी बात समझिए, जरा इनसे पूछिए, पीढ़ियों से नुमाइंदगी कर रहे हैं रायबरेली की, क्या है लिटरेसी रेट रायबरेली का? 100% होगा ना? क्या है लिटरेसी रेट विकास अमेठी का? विकास पांडे जी, लिटरेसी रेट पर ये जो आप सवाल रख रहे हैं, ये सब सवाल बचा के रखिए, बिल्कुल जवाब लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो 2 प्रमुख सवाल आए थे, कोट करके बकायदा इनको जो पूछा गया है ना आपसे, एक फादरलैंड और दूसरा ये स्मार्ट क्लासेस पीएम मोदी की गुजरात में जो चल रही थी, आप एक लाइन में सीधा सीधा जवाब दे दीजिए, जिससे इनको भी समझ में आ जाए, जनता को भी समझ में आ जाए।
मैंने दोनों जवाब दिए कि इस देश में जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े का मतलब बहुत बड़े नेता, कार से सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके प्रचार कर रहे थे, तो गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता चार्टर प्लेन से प्रचार करता था इस देश में। और वो लोग आज यहां आकर के नरेंद्र मोदी से बात करते हैं। वो लोगों को डर है, डर ये है कि एक गरीब की कोख से जन्म लिया बेटा कैसे आकर के इन गोल्डन स्पून, बर्थ विद द गोल्डन स्पून वालों को धूल चटा रहा है, गली गली की खाक छनवा रहा है। ये डर है इनके अंदर जो आज निकल रहा है। इनके पास जवाब नहीं है, व्यवहारिकता में कोई जवाब नहीं है, उल जलूल बातें करना ही इनका आज चरित्र है। विकास अग्रवाल, 5 मिनट हो गए, अभी तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं आया। आप बताइए ना, दे दिया सर, क्लास दे दिया, एक जरा था, अमेठी पे बता सही था कि दीजिए, गलत था? और जरा बता दीजिए कि आप नेहरू बताइए जी ना, ने- मैं अब प्रिया जी अमेठी का वैसे ही मेरा लिटरेसी सवाल रेट ले आपको दे रहा प्रिया जी हूँ। वैसे ही मेरा सवाल ले लीजिए। मैं दे रहा हूँ। नेहरू जी ने किस पे शासन किया था? मैं बता दे रहा हूँ। पे शासन किया था। मैं बता रहा हूँ। 18% लिटरेसी रेट था देश का उस समय। अरे तो शाखा वाले क्या कर रहे थे? शाखा वालों को बुला करके सबको शिक्षित करवा देना चाहिए था। 100 साल में क्या किए आप? आप भी तो बताते हैं ना कि हम तो शिक्षा में सरस्वती शिक्षा शिशु मंदिर चलाते हैं। आप भी बताइए ना, कितने 2014 से 24 तक कितने शिशु मंदिर खोले आपने? जो बंद होगा एक बार, भाजपा का कार्यालय बन गया, आरएसएस का कार्यालय बन गया, लेकिन शिशु मंदिर नहीं बना दोबारा। कांग्रेस पार्टी की फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप सुन लीजिए, 71% 2014 में इस देश का लिटरेसी रेट था। पुरानी नीति है कांग्रेस की, वो चलने वाली नहीं है। आपके कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा। उसी केरला में देखिएगा धूल फाकेंगे आप, उसी केरला में धूल फाकेंगे, असम में धूल चटाई जाएगी आपको, क्योंकि वहां के लोग निकल करके सामने जिस तरीके से आप यहाँ राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति को नहीं मानते हैं। विकास पांडे जी, विकास अग्रवाल जी, नलिन श्रीवास्तव जी, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अब देखा जा रहा है ना, डिबेट का मुद्दा कुछ है, कहीं अलग ही वे में शायद जा रही है। क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये कि चुनाव आते ही जिस तरीके से देखा जा रहा है, तमाम तरह की बयानबाजी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता खूब बयानबाजियां कर रहे हैं, वो भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी करती है तो उसको मुद्दा बनाएंगे, अगर बीजेपी की तरफ से हो रही है तो कांग्रेस मुद्दा बनाएगी। लेकिन जो जनता के मूल मुद्दे हैं, जिन पर कहा जाता है कि असल में चुनाव लड़ा जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे, महिला सुरक्षा की ही क्यों ना बात हो। मैंने तो अपनी बात ही इसी से शुरू हाँ, की थी बिल्कुल, कि चुनाव के मुद्दे जो होने चाहिए वो बेसिक इशूज होने चाहिए। इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, जैसे तो गांव में जो लोग, जो लड़ाई होती है किसी बात को लेकर के लठ चलता है, तो वो तो इसी तरीके की बात हो रही है। मेरे कहने का मतलब है, अभी भी तमाम डेवलपमेंट होने के बावजूद जनता का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ने के बावजूद, स्तर बढ़ने के बावजूद, अभी भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती है। मैं पता नहीं पांडे जी मेरी बात, पांडे जी या ये विकास जी जो है मेरी बात से सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन अभी नेपाल के प्रधानमंत्री जो है, अभी एक दिन पहले ही उन्होंने जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल सब बंद कर दिया उन्होंने। अब सरकारी स्कूल ठीक करके उसी में सारे बच्चे पढ़ेंगे, चाहे वो हम गरीब के हों चाहे अमीर के हों। मैं आपको पांडे जी एक 1.5 मिनट का समय लूँगा। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और अयोध्या में एक हाई फाई एक स्कूल खुला है। मेरे एक मित्र हैं, वो मुझे एक दिन लेकर के चले गए। भाई 10-10, 15-15 हज़ार यार एडमिशन के समय फीस ली जा रही है। वो जो एडमिशन फीस है उसको माइनस करने की बात मैं कर रहा हूँ, माइनस करके अपनी बात बता रहा हूँ। आप बता दीजिए कौन सा गरीब आदमी जो है अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी सेक्शन में 15,000 रुपये फीस दे के पढ़ा देगा। मेरे कहने का मतलब ऐसे इशूज़ पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पर आज देखिए दवाइयाँ कितनी महंगी होती चली जा रही हैं, कैंसर की दवाइयाँ महंगी हो गई। ये हम बात तो कुछ भी कर सकते हैं अपने पक्ष में अपने विपक्ष में, लेकिन वास्तव में दिक्कत है, कठिनाइयाँ हैं, खास तौर पर गरीब और लोअर मिडिल क्लास के लिए। इस तो मिडिल क्लास रहा ना, तो चर्चा इस पर होनी चाहिए। अब कल हो सकता है कुछ दूसरी बात निकल जाए तो फिर उस पर चर्चा चलेंगी। भाई जनता की बात होनी चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा, खड़गे जी ने क्या कहा, ठीक है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, किसी को एकदम से छूट नहीं देनी चाहिए। लेकिन 80%, 85% दवाई, पढ़ाई, सड़क और अन्य जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर बात होनी चाहिए। आज भी इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद 80 करोड़
जनता जो है वो मुफ्त का राशन उनको देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? दिक्कत है तभी तो देना पड़ रहा है। तो हमें इस पर बात करनी चाहिए कि कैसे क्या किया जाए जिससे ये 80 करोड़ जो संख्या है ये धीरे 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 जीरो पर पहुंच जाए। तो इस पर कोई बातें तो करने को तैयार नहीं है। विकास अग्रहरी ये विकास ये अग्रहरी जो है जो आप पर जो आपको करके बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि इनका इशारा ओवरऑल मीडिया की तरफ था, तो उसको आप व्यक्तिगत न लीजिए, है ना। मैं इनका वकील नहीं हूँ, मैं इनका वकील नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही, लेकिन जो मेरे समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि टोटलिटी में सब बात करनी चाहिए, और जितने भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी लोगों में मीडिया भी सबसे ऊपर है, मीडिया सबसे ऊपर है। तो इस तरीके की बात होनी चाहिए जिससे हमारे देश में खूब लोग जो गरीब हैं, जो बहुत कठिनाइयों भरा जीवन जी रहे हैं। मैं एक वो देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर, मुझे कहते हुए बहुत शर्म लग रही है, पीड़ा हो रही है अंदर से। उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था कि वहाँ के लोग मैक्सिमम महिलाएं जो है वो केवल एक साड़ी में थीं, ब्लाउज नहीं था। तो ये भी सच्चाई है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर काम होना चाहिए। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ठीक है। ये तो बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने का बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है। विकास अग्रहरी जी, आपको क्या लगता है, और जिस तरीके से चुनाव का वक्त है और तमाम ऐसे बयानबाजी करना, आपको लगता है कि क्या जो मूल मुद्दे होने चाहिए, जनता के हित में मुद्दे होने चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए इस तरीके से, और ये कोई एजेंडा सेट करने की बात नहीं है किसी भी तरफ से, ना मीडिया की तरफ से ना किसी और की तरफ से। विपक्ष भी बहुत बड़ा रोल उठाता है, जिम्मेदार वो भी रहता है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है राजनीति में। ऐसा नहीं कि जो सत्ता में सिर्फ वही एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ प्रिया जी, और जो श्रीवास्तव जी कह रहे थे सच कह रहे थे वो, क्योंकि मेरा ओवरऑल मीडिया को लेकर के जो भी था, क्योंकि हम लोग भी देखते हैं ना, हमारे ग्रुप में आता है कि आज किस चैनल पे कौन सी डिबेट होगी, कौन सा मुद्दा होगा, कौन सा तथ्य होगा, कौन सा तर्क होगा, हम लोग सारी चीजें देखते हैं। 75% एक ही मुद्दा रख दिया जाता है, 75% जगहों पे प्राइम टाइम पे एक ही जगह मुद्दा रख दिया जाता है। हम लोग कहाँ जाएं भाई, हमको तो अपनी आवाज बुलंद करनी है, देश की जनता को बताना है ना कि 75% लोग आज देश के प्राइम टाइम पे एक ही डिबेट देख रहे हैं। आप समझिए इस बात को। रह गई बात बयानों की, तो बयान केरल का इलेक्शन तय कर देगा, केरल का चुनाव तय कर देगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पर है और कांग्रेस पार्टी कहां पर है। ठीक है विकास पांडे जी, समय कम है, चाहूंगी कि 10 सेकंड में आप भी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए। क्या लगता है चुनाव के वक्त जो तमाम ऐसी बयानबाजियां, उनसे बच के जो मूल मुद्दे हैं, जो जनता के हित में मुद्दे हैं, जिनसे जनता का भला हो, वो मुद्दे क्या उठाएगी भारतीय जनता पार्टी की? इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे? बोलिए। नहीं प्रिया जी, हम ये हमेशा से चाहते हैं बात विकासोन्मुखी हो, विकास को ध्यान में रखे हो, जनता को कल्याण में ध्यान में रख कर हो। लेकिन आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खड़गे जी के मुंह में भारतीय जनता पार्टी ने शब्द डाल दिए थे? और वही खड़गे जी नहीं है, आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है केरल के अंदर, जो डीसीसी के इनके अध्यक्ष भी हैं, सीपी मैथ्यू, उन्होंने बाकायदा वीडियो उनका अवेलेबल है, मीडिया में चल भी रहा है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो तमाम बयानबाजियां करते हैं, अब उनसे बचिए कि अब वही मुद्दे लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरा वही सवाल है और प्लीज जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री भी मंच पे रैली करता है तो जनता के हित में बात होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, लेकिन बड़े नेताओं को ऐसे जनता के हित में बात होगी कि नहीं होगी? विकास पांडे जी, विघटन का माहौल पैदा हो, जिससे देश में विघटन का माहौल पैदा हो, बड़े नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए प्रिया जी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये यही बात है ना विकास पांडे जी, अगर ये कांग्रेस की पार्टी के लिए आप बोल रहे हैं तो ये आप खुद की पार्टी में भी ये इसी तरीके के जो टर्म एंड कंडीशंस है वो लागू होनी चाहिए। वो अगर कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां आती हैं तो वो भी सरासर गलत है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आती है वो भी गलत है। चुनाव के समय जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता बहुत दूर है। वादे सब करते हैं लेकिन कहां तक वो पहुंच पाते हैं उन तक, वो समझ में आता है इस देश को। विकास पांडे जी जल्दी से बोल दीजिए 5 सेकंड में कि क्या लगता है अब ये बयानबाजी से दूर हटकर जो तमाम जो रियल मुद्दे हैं जनता के हित के लिए, क्या बात होगी उस पर या फिर नहीं होगी? नहीं देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपको, सकारात्मक बहस बिल्कुल होनी चाहिए। हम कहते हैं और हमने हमेशा से कहा है
कि हमारे 10 साल हो चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं हमने 10 साल में ठीक क्या है। दिया देश को, लेकिन ठीक है, कांग्रेस विकास से भी हम पांडे ये अपेक्षा करते हैं कि वो भी बताए कि हमने ये दिया, ठीक है, और विकास भारतीय पांडे जी। जनता पार्टी विफल हो गई है देने में। ठीक है, ये चर्चा कौन वहीं पर तय समाप्त करेगा? करेंगे। ये ठीक है, विकास पांडे जी, विपक्षी ठीक है। मिलकर के तय करेंगे। ठीक है विकास पांडे जी, ठीक है, चर्चा वहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ विकास अग्रहरी जी जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये जो बयान सामने आया है इस वक्त, उसके बाद तमाम तरह की जो सियासत है वो देखी जा रही है, और राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं कि क्या जनता का अपमान इस तरीके से स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल ये भी कि अब अगर चुनाव है तो जनता के हित में बात करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर कि भारतीय जनता पार्टी हो। इस तरीके की बयानबाजी किसी भी दल की तरफ से स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।